प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजे में हो ना? तो आइए हम लोग आज लोकतंत्र के क्रमिक विकास पर चर्चा करते हुए पोलैंड में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष की चर्चा करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चिली में जो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया गया था उसका हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र का धीरे धीरे प्रसार होता गया। इस क्रम में पोलैंड जो यूरोप का एक देश है, वहां लोकतंत्र के लिए किस तरह से संघर्ष किया गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखा जाए तो पूर्व यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गया था। पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों में साम्यवादी शासन स्थापित हो गया था और उन सभी देशों के शासकों को, साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ की जो है समर्थन मिल रही थी। उन्हीं में से एक देश पोलैंड है जहां पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। यानी उन्हीं साम्यवादी शासन वाले देशों में से एक देश पोलैंड भी है जहां साम्यवादी शासन थी। अब हम अगर पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में जारूजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के शासन थे। जो साम्यवादी शासन था उसमें उस शासन प्रमुख का नाम जारूजेल्स्की था और उनके नेतृत्व में जिस साम्यवादी पार्टी की शासन थी वह पार्टी थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की शासन थी और जिस तरह से हम जानते हैं कि साम्यवादी शासन व्यवस्था में तो जिस तरह से अन्य साम्यवादी देशों में साम्यवादी पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, अनुमति नहीं होती है, उसी तरह पोलैंड में भी साम्यवादी पार्टी यानी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी को राजनीति में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि पोलैंड में जारूजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के शासन थी। तो इसी बीच क्या होता है कि 14 अगस्त सन 1980 ईस्वी को पोलैंड में एक घटना घट जाती है। पोलैंड में घटना क्या होता है कि गडास्क नामक शहर के लेनिन जहाज कारखाना में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया है। 14 अगस्त 1980 को क्या होता है कि गडास्क शहर में जो लेनिन जहाज कारखाना स्थापित था उस कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। इस हड़ताल का कारण था कि वहां पर जो है ना उस फैक्ट्री में, उस कारखाना में एक क्रेन चालक महिला थी और उस महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था। बिना किसी वजह के गलत तरीके से उस महिला को नौकरी से निकाल दिया और इस कारण से वहां के सभी मजदूरों ने यह आंदोलन खड़ा कर दिया और उनकी बस यही मांग थी कि उस महिला को वापस नौकरी पर रखा जाए। मजदूरों का बस यही मांग था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी साम्यवादी दल शासन में साम्यवादी पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी या मजदूर संगठनों को हम आंदोलन करने या हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता है। तो वहां भी पोलैंड में भी यही परिस्थितियां थी। किसी भी प्रकार के मजदूर संगठनों को हड़ताल करने का, आंदोलन करने का अधिकार नहीं था, अनुमति नहीं थी। इसलिए इस मजदूर आंदोलन को जो है मजदूर आंदोलन को क्या किया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है।
क्या होता है, 14 अगस्त 1980 को गडास्क शहर के लेनिन जहाज नामक कारखाना में मजदूरों ने हड़ताल कर देता है। सरकार ने इस हड़ताल को क्या किया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब जब गैर कानूनी घोषित कर दिया, लोगों को पकड़ करके जेल में डाला गया, बंदी बनाया गया, तो इससे क्या हुआ कि जनता में आक्रोश बढ़ गया। ये आंदोलन दबाने का सरकार ने प्रयास किया, लेकिन यह आंदोलन दबा नहीं और यह आंदोलन और उग्र हो गया और उसी कंपनी से निकाला गया लेक वालेसा, जो एक इलेक्ट्रिशियन था, और उसी कंपनी से उसको भी पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। तो लेक वालेसा ने इन हड़तालियों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। तो नौकरी से निकाला गया इलेक्ट्रिशियन लेक वालेसा इन हड़तालियों का नेतृत्व कर दिया और उसने सरकार के समक्ष कुछ अपनी मांगे रख दी। सरकार के समक्ष मांगे रखी गई कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिल जाए, राजनैतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप को हटाई जाए। इन आंदोलनकारियों की मांग यही थी। एक बार देख लेते हैं कि मैंने मेंशन किया है कि हड़ताल का नेतृत्व नौकरी से निकाला गया इलेक्ट्रिशियन लेक वालेसा ने किया और उन लोगों ने क्या मांग रखा, मजदूरों का मांग था पहला कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि किसी भी साम्यवादी शासन वाले देश में मजदूरों को किसी भी प्रकार के साम्यवादी पार्टी को छोड़कर किसी भी अन्य लोगों को हड़ताल करने की, विरोध करने की अनुमति नहीं होती है। तो ये मान्यता मांगा गया कि देश में एक स्वतंत्र मजदूर संघ स्थापित हो जाए। दूसरा, राजनैतिक बंदियों जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों को रिहा किया जाए। और तीसरा मांग यह था कि प्रेस पर से सेंसरशिप हटाई। ये प्रेस पर सेंसरशिप क्या होता है कि जैसे प्रेस पर जब सेंसरशिप होती है तो उसमें यह नियम होता है कि अगर अखबार में या किसी भी प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया किसी पर भी कोई भी न्यूज अगर आप इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहले उस न्यूज को आप तैयार कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ढांचा तैयार कर लेते हैं और उस ढांचे को आप जनता के सामने नहीं ला सकते। सबसे पहले सरकार के समक्ष ले जाना होगा। सरकार की एक बोर्ड रहती है जो उसकी जांच करेगी, पढ़ेगी और उसमें अगर लगा कि कोई चीजें ऐसी है जो सरकार के लिए नुकसानदायक है तो उन चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। जिन चीजों पर अनुमति सरकार की मिलेगी आप उन्हीं चीजों को अखबार में छपवा सकते हैं या न्यूज पर सुना सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि प्रेस पर प्रतिबंध होता है, प्रेस स्वतंत्र नहीं होती है, अपने मन से कुछ नहीं। तो यही प्रेस पर सेंसरशिप होती है। तो इस सेंसरशिप को हटाने की मांग की गई कि प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए। इस तरह आंदोलन यह लोकप्रिय होता गया और इस आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ गई, पूरे शहर में यह आंदोलन फैल गया। तब जो है कि सरकार को इन हड़तालियों के सामने झुकना पड़ा। सरकार को इन हड़तालियों के सामने झुकना पड़ा और लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। क्या किया गया? 21 सूत्री समझौता किया गया। यह समझौता चूंकि गडास्क शहर में हो रहा है इसलिए इस समझौते का नाम गडास्क संधि रखा गया और इस प्रकार सरकार ने मजदूरों का बात मान लिया, हड़तालियों का बात मान लिया, सरकार झुक गई और हड़ताली लोग अपना हड़ताल समाप्त कर दिए। इस प्रकार पोलैंड में पहली बार कोई स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाया गया। ये जो हड़ताल किए थे लोगों ने एक अपनी पार्टी का निर्माण किया जिसको सोलिडारनोस्ट या सोलिडेरिटी नामक रखा गया। तो सोलिडारनोस्ट या सोलिडेरिटी नामक जो मजदूर संगठन बनाया गया यह पोलैंड की या यह कहे कि विश्व के साम्यवादी शासन में पहली कोई स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनी थी और यह कारण है कि पोलैंड में इस पार्टी को बहुत लोकप्रियता प्राप्त हो गई। इसकी लोकप्रियता बहुत जल्द प्राप्त हो गई और 1 वर्ष के अंदर ही इस पार्टी की शाखाएं पूरे देश भर में स्थापित हो गई और सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो गई।
इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसी बीच क्या होता है कि सन 1988 में लेक वालेसा के नेतृत्व में फिर से पोलैंड में हड़ताल हो जाता है। लेक वालेसा के नेतृत्व में 1988 में फिर से हड़ताल हो जाता है। और चूंकि हम देख चुके हैं कि सॉलिडेरिटी जो पार्टी थी वो पूरी तरह से प्रभावित, पूरी तरह से लोकप्रिय हो गई थी। ऐसे में तो जब हड़ताल किया गया तो सरकार ने इस हड़ताल को दबाने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए सबसे पहले सॉलिडेरिटी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया और उसके सदस्यों को पकड़ करके जेल में डालना शुरू कर दिया। संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकार के द्वारा फिर से छीन ली गई, अर्थात प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, यह कहा जाए कि जितनी भी ये शर्तें स्वीकार की गई थी ये सारे शर्तें फिर से सरकार वापस ले लिया और एक बार फिर से साम्यवादी शासन पूरी तरह से स्थापित हो गया और वहां के लोगों को जो है कि हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करके हड़ताल करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। लेकिन यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया था कि अब यह आंदोलन दबने के जगह और तीव्र होता गया और इसकी तीव्रता, लोगों की लोकप्रियता को देखते हुए पूरे देश में जब यह आंदोलन फैल गया तो सरकार को फिर से इन आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा और सन 1989 में पुनः सरकार एवं लेक वालेसा के बीच एक समझौता होगा। एक बार फिर से सरकार झुकी इस आंदोलनकारियों के सामने और इस आंदोलनकारियों के सामने झुक करके इनकी बातों को मानने के लिए तैयार हुआ और एक बार फिर से लेक वालेसा जो मजदूरों के नेता थे और इधर से सरकार के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौता में पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव कराने की सहमति बनी। और जब पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि सोलिडेरनोस्की या सॉलिडेरिटी नामक नया मजदूर संघ बना जिसको 1 वर्ष में शाखाएं पूरे देश में फैल गई और इसके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो गई थी। और जब 1988 में लेक वालेसा के नेतृत्व में फिर से हड़ताल हुआ और हड़ताल के बाद सरकार झुकी और झुककर 1989 में साम्यवादी सरकार और लेक वालेसा के बीच समझौता हुआ। समझौता में क्या हुआ, पोलैंड में बहुदलीय चुनाव कराने की सहमति बनी और जब पोलैंड में बहुदलीय चुनाव हुआ तो इस बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव में सॉलिडेरिटी को सीनेट की 99 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। अभूतपूर्व सफलता सॉलिडेरिटी पार्टी को प्राप्त हुई। उसके बाद अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव कराया गया और इस चुनाव में लेक वालेसा, पहले ही हम देख रहे हैं कि यह पार्टी काफी लोकप्रिय थी और इसके नेता लेक वालेसा थे जो पूरे देश में लोकप्रिय थे। इसलिए पहले अक्टूबर 1990 में जो पोलैंड में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, इस चुनाव में लेक वालेसा देश के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। अब लेक वालेसा देश के पहले राष्ट्रपति बने। इस प्रकार पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो इस तरह से पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी इसी तरह का संघर्ष हुआ और इसी तरह के संघर्ष दुनिया के अन्य सभी देशों में हुआ जहां लोकतंत्र नहीं था, वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए, या जहां पहले से लोकतंत्र था लेकिन बीच में उस लोकतंत्र को बाधित किया गया तो वहां पर भी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए इसी तरह संघर्ष होता रहा। आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे कि फिर किस तरह से धीरे धीरे पूरे विश्व में लोकतंत्र फैला और दुनिया के अधिकांश देशों में आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, क्यों लोकतंत्र इतना तेजी से फैल रहा था, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे और एक बार हम लोगों से पुनः आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के हर वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को मिलता रहे और जितना अधिक से अधिक हो सके आप अन्य लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चे उठा सके। और मैं वादा करता हूं कि इसी तरह से मैं आप लोगों का एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी कक्षा 9 और कक्षा 10 की आगामी परीक्षा से पहले करवाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि आप लोग
जब एग्जाम में पढ़ने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको ये चीजों का महत्व समझ में आएगा कि आपके लिए यह वीडियो कितना यूजफुल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जहां भी पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप अन्य सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, लेकिन उसके साथ हमारा यह सोशल साइंस का वीडियो देखते रहे। और एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि बता दूं आप लोगों को कि अगर गणित विषय में, चाहे कक्षा 9 या कक्षा 10, गणित विषय में किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को किसी चैप्टर में, किसी प्रश्नावली में, या किसी अध्याय में, या किसी एक प्रश्न पर हो, तो आप हमारे पास कमेंट करें और मैं उसका सबसे बेहतरीन जो है उसका समाधान करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि गणित की किसी भी समस्या का समाधान मैं इस तरह से करूंगा कि आपको फिर कभी दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।